ओके स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग कैसे होती है? स्कैटरिंग क्या होती है कि जो लाइट है वो किसी छोटे छोटे पार्टिकल्स के कॉर्नर पर आकर, जैसे कोई छोटे से पार्टिकल है, लाइट के आकर इसके ऊपर इंसिडेंट करती है तो ये अपने पाथ को थोड़ा सा डेविएट कर लेती है। मतलब ये इसके ऊपर इंसिडेंट हो रही है, इस कॉर्नर पर गिरेगी तो ये थोड़ा सा सेपरेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर इसके ऊपर लाइट फॉल कर रही थी, छोटे से पार्टिकल के इसके कॉर्नर्स पर टकराकर ये क्या कर लेती है, अपने पाथ को वेरी कर लेती है। दैट मीन्स कि इसका पाथ थोड़ा सा डेविएट हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं क्या? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू कोलॉइडल पार्टिकल्स। कोलॉइडल पार्टिकल्स क्या होते हैं? छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं एटमॉस्फेयर में, उनकी वजह जो हमें दिखाई भी नहीं दे रहे होते लेकिन उसकी वेवलेंथ के कंपैरिजन में होते हैं ना। वो वेवलेंथ का टॉपिक आप 12th क्लास में पढ़ोगे, लेकिन सिर्फ समझ लो कि वेवलेंथ होता है। अगर ये पार्टिकल उसकी वेवलेंथ के कंपैरिजन में, वेवलेंथ मोस्टली क्या होता है, 10 टू द पावर नियरली इक्वल्स टू 10 टू द पावर -10 मीटर के आसपास होती है वेवलेंथ। तो कितनी छोटी होती है, मतलब मीटर का 10th माइनस में 10। ठीक है, तो कितनी छोटी होती है। इस डायमेंशन का अगर कोई पार्टिकल होगा इसके कंपैरेबल, तो वो वेवलेंथ जो है उसकी चेंज हो जाती है, मतलब उसकी वेलोसिटी को चेंज कर देता है वो किसी डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस तरीके से जो लाइट का डेविएशन होता है उसको हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट में ही बहुत सारे टॉपिक्स हैं आपके, जैसे कि टिंडल इफेक्ट हो गया। फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, इस इफेक्ट में क्या होता है? टिंडल इफेक्ट में क्या होता है कि जैसे अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ये अर्थ हो गई हमारी अर्थ। इसका एटमॉस्फेयर में बहुत सारी जैसे लेयर्स होती हैं। इस लेयर में क्या होता है कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। स्मोक के पार्टिकल हो गए, टाइनी ड्रॉपलेट्स हो गए, फोग सा हो गया, या फिर डस्ट के पार्टिकल्स हो गए, कुछ भी। इसमें ना छोटे छोटे से पार्टिकल्स इंक्लूड होते हैं। इसके मिक्सचर होता है एटमॉस्फेयर। ठीक है, अर्थ का एटमॉस्फेयर जो टाइनी पार्टिकल्स का मिक्सचर होता है। तो जब जो इंसिडेंट लाइट, जो सनलाइट है, इनके ऊपर अगर गिरती है, सनलाइट अगर किसी पार्टिकल के ऊपर गिरती है तो उसका जो लाइट होती है, उसका पाथ जो होता है वो विजिबल हो जाता है, मतलब दिखना शुरू हो जाता है ड्यू टू स्कैटरिंग। ठीक है, तो इस प्रोसेस को ही हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। जैसे कि हम एक डार्क रूम में होता है, जैसे हमने मान लिया एक डार्क रूम है, ये हमारा डार्क रूम है। ठीक है, ये हमारा डार्क रूम है, इसमें कोई छेद है। आप डार्क रूम के अंदर बैठे हो, इसमें कोई छेद है, वहां पे बिल्कुल डार्क है। तो ये जो छेद होता है, इसमें कोई होल होता है ना, तो इसमें से अगर कोई लाइट एंटर करती है तो मोस्टली जैसे हम बाहर रहते हैं तो हमें लाइट एक पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं दिखती है, एक रे की फॉर्म में नहीं दिखती है। लेकिन अगर हम डार्क रूम में बैठे हैं तो जो ये लाइट है इस होल्स के कॉर्नर्स पर टकराएगी, कॉर्नर्स पे इसके टकराएगी तो ये सीधी एक बीम प्रोवाइड करेगी। मतलब हमें क्या दिखता है, एक लाइट की ना रे नजर आती है, बिल्कुल साफ बीम नजर आती है। कभी भी आप ट्राई करना रूम में बैठ के होल में से निकलती हुई, जैसे कई बार विंडो में से भी होता है, कर्टेन का अगर थोड़ा सा हिस्सा कर्टेन का खुला रह जाता है तो उसमें हमें एक स्लिट से नजर आती है कि एक लाइट का पर्टिकुलर बीम हमें लाइट की फॉर्म नजर आती है, उसी को बोलते हैं हम बीम। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है? टिंडल इफेक्ट की वजह से होता है कि लाइट है वो जो स्कैटर हो रही है, तो इसी इफेक्ट को नाम दिया गया टिंडल इफेक्ट। वो विजिबल हो जाती है ना लाइट कि किस तरीके से ट्रैवल कर रही है, तो इसी इफेक्ट को बोलते हैं हम टिंडल इफेक्ट। ठीक है, ये कई सारी चीजों में देखने को मिल जाता है, जैसे मिल्क में देखने को मिलता है। मिल्क के एक ग्लास लो, उसमें मिल्क फुल है, तो एक साइड से अगर लाइट पास करोगे तो उसमें हमें क्या होगा कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो उसको डिस्टर्ब करते हैं मिल्क में। ठीक है, तो उसकी जो रे है वो पर्टिकुलर रे हमें दूसरी साइड से हमें नजर आती है, विजिबल हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से अगर वाटर बहुत गंदा होता है तो उसमें से अगर हम लाइट फॉल कराएंगे तो क्या होगा कि हमें उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे टकरा के लाइट की स्कैटरिंग होती है और फिर हमें लाइट जो एंड में आके वो दिखनी शुरू हो जाती है एक बीम की फॉर्म में। ठीक है, इसी तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं इसके। और फाइनली इसमें क्या है, और जो स्कैटरिंग है, मतलब ये जो कलरफुल चेंज होता है, स्कैटरिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है? वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। जैसे कि जो कलर लाइट के, जो व्हाइट लाइट के कलर्स होते हैं वो किस किस के ऊपर डिपेंड करते हैं? वो डिपेंड करता है हमारा वेवलेंथ पर। स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ठीक है,
वेवलेंथ पर हमारा डिपेंड करता है। वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, ठीक है। तो जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी ही स्कैटरिंग कम होगी, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, ब्लू कलर की वेवलेंथ जो होती है वो रेड कलर की वेवलेंथ से ज्यादा होती है। ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है वो ब्लू कलर की वेवलेंथ जो है वो रेड कलर से कम होती है, मतलब रेड की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो इसमें हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख रखा है, तो जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी, ठीक है। जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी। इसीलिए हमारे पास क्या होता है, जो प्रिज्म में है, प्रिज्म में भी सेम, जो रेड कलर की जो डेविएशन होता है वो कम होता है, ब्लू कलर का डेविएशन सबसे ज्यादा होता है, वॉयलेट कलर का जो एंड में होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि जो रेड की जो वेवलेंथ होती है सबसे ज्यादा होती है, इसलिए उसमें डेविएशन भी बहुत कम होता है। और सेम ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है, इसलिए उसमें स्कैटरिंग ज्यादा होती है, तो वो उसका डेविएशन भी ज्यादा होता है, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है हमारा। नेक्स्ट हमें बताएगा कि जो स्काई का ब्लू कलर होता है वो किस लिए होता है। स्काई का ब्लू कलर इसलिए नजर आता है क्योंकि जो सनलाइट है वो सनलाइट हमारे एटमॉस्फेयर में आती है, एंटर करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, और जो सारे कलर्स होते हैं, व्हाइट लाइट में तो सारे कलर्स होते हैं, तो जो स्कैटरिंग में व्हाइट लाइट का जो स्कैटरिंग है उसमें सातों के सातों कलर आने चाहिए हमारी आईज तक, पर नहीं पहुंचते हैं। अगर सातों कलर पहुंच जाते तो हमें क्या दिखाई देता, व्हाइट कलर ही दिखाई देता लाइट का, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि जो स्काई होता है, स्काई में ना सारी की सारी जो कंपोनेंट्स होते हैं वो स्कैटर होके ना सारे खत्म हो जाते हैं। सिर्फ ब्लू कलर का जो स्कैटरिंग होती है वो सबसे ज्यादा होती है, मतलब ब्लू कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, इसीलिए उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होती है। तो ब्लू कलर जो है सबसे ज्यादा फैलता है, तो हमें स्काई में जो है वो हमें ब्लू कलर का नजर आता है। बाकी के सारे हमारी आईज तक पहुंच जाते हैं जो व्हाइट लाइट की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ड्यू टू स्कैटरिंग हमें स्काई ब्लू कलर का नजर आता है, ठीक है। एक और है कि जो स्काई है वो डार्क कलर का नजर क्यों आता है एस्ट्रोनॉट को। एस्ट्रोनॉट को डार्क कलर का इसलिए नजर आता है क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स आउटसाइड द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ होते हैं, मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर से वो कहीं बाहर होते हैं एस्ट्रोनॉट्स ना, अर्थ के बहुत दूर होते हैं, मतलब वैक्यूम में जाके, जहां पर स्पेस होता है, स्पेस में कोई एनवायरमेंट नहीं होता, कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता। तो जब वहां पे एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा तो किसी तरीके की स्कैटरिंग ही नहीं होगी, और स्कैटरिंग नहीं होगी तो वहां पर जो भी कलर्स होंगे सारे के सारे कंबाइन होके सारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो हमें डार्क कलर का शो होगा, ठीक है। और लास्ट है हमारा कि जो सन होता है वो सनसेट और सनराइज के टाइम पे रेडिश कलर का क्यों नजर आता है, ठीक है। तो यही सेम इसमें स्कैटरिंग का कॉन्सेप्ट है कि जो सन होता है वो सुबह सुबह जब उगता है, जैसे सनराइज होता है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि एटमॉस्फेयर की वही लेयर से पास होके, सेम कॉन्सेप्ट है, अर्थ की लेयर से पास होके आएगा, तो जितनी भी लाइट्स होती हैं, जो व्हाइट लाइट के कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे ब्लू कलर हो गया, रेड हो गया, वॉयलेट हो गया, जितनी विबग्योर मैंने आपको बताया था ना, विबग्योर, तो उसमें से ना जो सारे कलर्स होते हैं उनकी स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होती है, ब्लू की सबसे ज्यादा होती है, रेड की सबसे कम होती है। तो जो और सारे कलर हैं 7 में से 6 कलर, वो तो स्कैटर होके सारे के सारे वहीं पर रह जाते हैं एनवायरमेंट में ही, और जो फाइनली जो रेड का सबसे लीस्ट स्कैटरिंग होती है, तो रेड की सबसे लीस्ट स्कैटरिंग होती है, मतलब कि हमारी आईज तक कौन सा पहुंच पाएगा मैक्सिमम, रेड कलर, तो इसलिए हमें सन का कलर रेड नजर आता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सप्लेनेशन, आपके सारे टॉपिक्स इसमें क्लियर हो गए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। आपको क्या करना है, कल संडे है, आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, पूरी एक्सरसाइज, छोटी सी है, ज्यादा कुछ है नहीं, जो मैंने एक्सप्लेन किए हैं वही सारे क्वेश्चंस है। व्हाई डज द सन अपीयर्स रेडिश, तो जो मैं ऑलरेडी लिखवा चुकी हूँ ना वो आपको क्वेश्चंस में लिखने की जरूरत नहीं है, जो ऑलरेडी मैं आपको नोट्स में लिखवा चुकी हूँ वो वाली चीजें आपको दोबारा से क्वेश्चन आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये क्वेश्चंस करके मुझे कल शाम तक सेंड करने हैं सब बच्चों ने। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। फिर हम इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे 12th इलेक्ट्रिसिटी।